हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम लूसेंट की बुक में केमिस्ट्री की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से आज हमारा टॉपिक है अधातु, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अधातु के बारे में जानेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधात्वीय तत्व हैं, जिनमें 11 गैस, एक द्रव तथा शेष ठोस हैं। 11 गैस हैं, एक द्रव है और शेष जो हैं वो ठोस हैं। द्रव अवस्था है वो ब्रोमीन ही ऐसी है। ब्रोमीन ये द्रव अवस्था स्थित अधातु है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 22 अधात्वीय तत्व हैं, जिनमें से जो 11 हैं वो गैसें हैं, एक द्रव है, और जो द्रव अवस्था में हैं तो ब्रोमीन केवल द्रव में पाया जाता है। शेष 22 में से 10 जो हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अधात्वीय सामंथियां ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। अपवाद के स्वरूप अगर ग्रेफाइट देखा जाए तो ये अधातु है, लेकिन ये ऊष्मा के सुचालक हैं। अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, जबकि ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। कितने? 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। पहला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम होता है। अर्थात प्रोटियम का हम H1 से निरूपित करते हैं, वही ड्यूटेरियम में क्या करेंगे? ड्यूटेरियम में H1 2 और ट्राइटेनियम में H1 3 से निरूपित करते हैं। तो ये समस्थानिक हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो उसका यह रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ड्यूटेरियम अर्थात D2O, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड। भारी जल की खोज जो है ये 1932 में यूरे और वासबर्न ने किया था। किसने? वासबर्न ने भारी जल की खोज सन 1932 में किया था। साधारण जल के लगभग ये 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। भारी जल जो है ये 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। कितने पर? 3.8 या 3.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? भारी जल जम जाता है। भारी जल के उपयोग में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, और दूसरा है ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में। भारी जल का उपयोग कहाँ पर करते हैं? न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, ट्रेसर के रूप में आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में हम भारी जल का प्रयोग करते हैं। मृदुल एवं कठोर जल, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे हम मृदुल जल कहते हैं। अर्थात जो जल होता है वो पानी के साथ आसानी से झाग देता है उसे हम मृदुल जल या सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे हम कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। पहला है अस्थायी कठोरता, दूसरा है अस्थायी कठोरता। अर्थात जल की कठोरता को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है अस्थायी कठोरता, दूसरा है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता किसे कहते हैं? तो जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है। अस्थायी मतलब वो अस्थायी नहीं है, उबालने पर या कोई काम करने पर उसकी कठोरता दूर हो जाती है, तो इस प्रकार की कठोरता को हम अस्थायी कठोरता कहते हैं। जल की कठोरता जो है यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो उसे हम अस्थायी कठोरता कहते हैं। और जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता जल में बुझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है।
एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसमें जल में बुझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से उसकी अशुद्धियों को हम दूर कर सकते हैं। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होता है। इसको दूर कैसे कर सकते हैं? बुझे हुए चूना अथवा दूधिया चूना डालने से हम इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। अस्थायी कठोरता क्या है? जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि के लवणों के घुले होने के कारण ये ऐसा होता है। जल में सोडियम कार्बोनेट डाल करके उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर हो जाती हैं। कब? जल में सोडियम कार्बोनेट डाल करके उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दोनों प्रकार की कठोरता को दूर कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दोनों मतलब कि अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जाता है, साथ में दोनों को एक साथ कैसे दूर कर सकते हैं। तो जब जल में सोडियम कार्बोनेट डाल करके अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को कैसे दूर कर सकते हैं? जब जल में सोडियम कार्बोनेट डाल करके उबालने से हम ये दोनों मतलब की कठोरता को दूर कर सकते हैं। जल की कठोरता दूर करने के लिए मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। मतलब जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की एक प्रमुख विधि जो है ये परम्यूटेट विधि जो होता है ये सोडियम जियोलाइट को कहा जाता है। सोडियम जियोलाइट को पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। पानी की कठोरता दूर कैसे करेंगे? ये पोटेशियम क्लोराइड के सर्वाधिक उपयुक्त से पुराने तैल चित्रों के रंग को फिर से उभारने के लिए व बालों के ब्लीचिंग करने में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए व बालों के ब्लीचिंग करने में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है भूपटल के पे, ना कि वायुमंडल में। वायुमंडल की जब बात आएगा तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस होगा जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे भूपटल की जब बात आ जाएगी अर्थात जमीन के पृथ्वी के ऊपरी परत पर किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो उसमें होती है ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 46.60। वायुमंडल में भी आयतन के अनुसार ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि ये दूसरे स्थान पर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है 20.93 है। और जब पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर यहाँ पे नाइट्रोजन गैस होगी जो लगभग 78% यहाँ पे बताया जाता है। 71% बताया जाता है। कितना? 71%। तो जब वायुमंडल की जब बात होगी तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस होगा, लेकिन जब भूपटल की बात होगी तो सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा अधिक होती है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है A216 जो 99.76%, फिर 817 है 0.037%, फिर 818 है 0.204% है। इसके बाद ओजोन गैस आती है अर्थात O3। ये ऑक्सीजन का एक अपर रूप होता है। ऑक्सीजन का एक अपर रूप है ओजोन 3। समुद्र तट से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को या पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से क्या करती है? बचाती है। सल्फर क्या है? जानते हैं सल्फर के बारे में। पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशत 0.05% होता है। कितना? 0.05% तक सल्फर देखने को मिलता है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन जो होते हैं ये सल्फ्यूरिक अम्ल हैं। इसे ऑयल ऑफ विट्रोल
भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे हम ऑयल ऑफ विट्रोल कहा कहते हैं। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जो 98% शुद्ध होता है तथा इसकी नॉर्मलता 18 मीटर होती है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये 98% शुद्ध होता है तथा इसकी नॉर्मलता 18%। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का मुख्य भाग उर्वरकों जैसे कि अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट आदि के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। पेट्रोलियम शोधन में 3 संचालक, बैटरी में बृहत स्तर पर, 4 डिटर्जेंट उद्योग में, रंजक प्रद्रव्यों में, पेंट व रंगों के संरक्षण में प्रयुक्त होने वाले मध्यवर्ती यौगिक बनाने में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं ये जानना जरूरी है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मुख्य भाग उर्वरकों जैसे कि अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट आदि के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। पेट्रोलियम के शोधन में करते हैं। संचालक बैटरी में बृहद स्तर पर, फिर चौथा है डिटर्जेंट उद्योग में, 5वां है रंजक द्रव्यों, पेंट व रंगों के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले मध्यवर्ती यौगिक बनाने में किया जाता है। फिर यहाँ पर बात आ गई नाइट्रोजन। क्या है नाइट्रोजन? आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78%, कितना? हाँ, यहाँ पे 78%, वहाँ पे मैंने शायद कुछ गलत बता दिया था, पहले शायद सही बताया था, 78% तक होते हैं। हाँ, तो सही कर लेना। 78% भाग जो है ये नाइट्रोजन पाया जाता है, ये आणविक नाइट्रोजन है। वायुमंडल की सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बहुमूल्य भारानुसार 0.01% है। नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग में और तनु कारक के रूप में किया जाता है। द्रव्य नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थ के लिए प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए होता है। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? ये एक लाफिंग गैस कह सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है और इसका निर्माण हाइबर विधि के द्वारा किया जाता है। ये जल में आसानी से घुलनशील हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये जल में आसानी से घुलनशील होते हैं और इसका निर्माण हाइबर विधि से किया जाता है। अमोनिया का उपयोग कहाँ पर करते हैं? अमोनिया का उपयोग जैसे कि बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में किया जाता है। चौथा है सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करने में, अमोनियम लवण बनाने में, विस्फोटक बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में और 8 घरेलू प्रशीत्र में या प्रशीतक गैस के रूप में करते हैं। फिर 9 नंबर है अश्रु गैस के रूप में भी अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। तो दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। प्रकाश रासायनिक या धूम कोहरा के बारे में क्या जानते हैं? तो प्रकाश रासायनिक क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक। प्रकाश रासायनिक यह वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। तो यह जो है वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ये सामान्यतया घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है जहां पेट्रोल डीजल वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यन्नों से निकलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलते हैं। इससे आंखों में जलन होती है और आंसू आ जाते हैं। ये कोहरा श्वसन तंत्र को भी हानि पहुंचाता है। इसे कोहरे की भारी धुंध NO2 के भूरे रंग के कारण होती है। NO से रासायनिक अपक्रिया के द्वारा Na2 बन जाते हैं
तड़ित के कारण भी नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। मतलब कि जब बादल गरजने के कारण भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब वो शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज जो है इसकी खोज पर रॉबर्ट एफ फर्चगोट, लुइस इग्नारो, फरीद मुराद को 1998 का औषधि विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पीतल की बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। फास्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थ का आवश्यक अवयव है। ये हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। तो फास्फोरस जो होता है ये जंतुओं और पादप दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक अवयव है ना। और ये हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं अर्थात डीएनए में इसकी उपस्थिति या ये उपस्थित रहता है। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस इसके ये अपर रूप हैं। तो फास्फोरस अपर रूपता को प्रदर्शित करता है जैसे कि श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील है। क्या है? कम क्रियाशील है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील है। तो लाल फास्फोरस क्या है? कम क्रियाशील है और किसकी अपेक्षा? श्वेत फास्फोरस के। यह फास्फोरस का अस्थायी अपर रूप है। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए फास्फीन का प्रयोग किया जाता है। फास्फीन अर्थात PH3 का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? इनका जो प्रयोग है जब युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए करते हैं। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए फास्फीन का प्रयोग किया जाता है PH3। दिया सलाई के नोक पर लाल फास्फोरस होता है। कौन सा? लाल फास्फोरस दिया सलाई के नोक पर होता है। हैलोजन जो है ये वर्ग 7A के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन किसे कहते हैं? तो ये जो वर्ग 7वां A है उसी को 7A के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। और हैलोजन में सर्वाधिक अक्रियाशील फ्लोरीन है। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील फ्लोरीन है। फ्लोरीन का उपयोग कहाँ पर करते हैं? इसका उपयोग UF6 से लेकर के UF6 तथा SF6 बनाने में होता है, जिनको क्रमशः परमाणु ऊर्जा उत्पादन तथा परावैद्युतिकी में इस्तेमाल किया जाता है। HF जो है HF के उपयोग के द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक व पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन संश्लेषित किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों का फिरयान कहते हैं, जिसका उपयोग प्रशीतक के रूप में तथा एरोसॉल में किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। जो नॉन स्टिक होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत जो होता है ये टेफ्लॉन का बना होता है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों जैसे कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड, क्लोरीकृत हाइड्रोकार्बन, औषधियाँ, शाकनाशी, कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है। पीने के पानी को शुद्ध करने में हम इसका उपयोग करते हैं। तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि तरल अवस्था में एक ही आधात पाया जाता है, उसका नाम है ब्रोमीन। इसका जो उपयोग है एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है, जिसको शीशाकृत पेट्रोल में मिलाया जाता है।
तरल अवस्था में पाए जाने वाला आधार केवल ब्रोमीन है। इसका हम प्रयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है, जिसको सीसाकृत पेट्रोल में मिलाया जाता है, और इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आवश्यकता फोटोग्राफी में करते हैं। तो जो ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग है, इसे हम फोटोग्राफी में करते हैं। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री खरपतवार जो है ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है और आयोडीनीकृत नामक साधारणतः पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। आयोडीन में धात्विक चमक होती है। आयोडीन में धात्विक चमक होती हैं। तो वही समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता और आयोडीनीकृत नामक साधारणतः पोटेशियम ऑक्साइड के रूप में दिया जाता है। आयोडीन में धात्विक चमक भी होते हैं। अधातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम है। तो सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम है। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित और मुख्यतया कार्बन मोनोऑक्साइड है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी हैं? तो ये हैं कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी विषाक्तता मुख्यतया रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह है मतलब कि वायु प्रदूषक में ये सबसे हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कार्बोलिक अम्ल समाप्त कर देता है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड को मोचन होता है। क्वार्टेज कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। क्वार्टेज किससे बना होता है? तो ये कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन, ठीक है, तथा हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग कहाँ पर होता है? आग बुझाने में हम CO2 का प्रयोग, बीकर को भंडारित करने में, डबल रोटी को स्पंजी बनाने में, और दूसरा है मृदु पेय पदार्थ में, सोडा वाटर में, हरित गृह प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 का प्रयोग करते हैं। आग बुझाने में, मृदु पेय पदार्थ बनाने में, बीकर को भंडारित करने में, सोडा वाटर में, डबल रोटी को स्पंजी बनाने में, हरित गृह प्रभाव में हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें होती हैं CO2। ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे के समान होती है। किसकी? हैलोजन सल्फाइड की। ये स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती। इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। लेड जो है ये संचालक बैटरी के आवेशित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। क्या? लेड संचालक बैटरी के आवेशित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल खपत होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। हम आगे पढ़ेंगे निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस क्या है? आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। क्या हैं? आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। यही क्या है? निष्क्रिय गैस हैं। जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, Ar, क्रिप्टॉन, जीनॉन, Xe और रेडॉन। ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं। अतः इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। इन गैसों में आर्गन एवं जेनॉन कुछ यौगिक बनाते हैं। तो आर्गन एवं जेनॉन कुछ यौगिक बनाते हैं। और इस तत्व के किस तत्व में निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं? तो ये 6 तत्व पाया जाता है और ये जो हैं शून्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? शून्य वर्ग के अंतर्गत आता है। आगे है अक्रिय गैसों की खोज करने का जो श्रेय है ये रैमजे को प्राप्त है। किसे? रैमजे को ये प्राप्त है। हीलियम अर्थात He। हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैसें हैं और इसकी खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने किया था। हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैसें होती हैं। इसकी खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने किया। इसका उपयोग गुब्बारों को भरने में, दूसरा है मौसम संबंधी अध्ययन करने के लिए ठंडी वायु वाली नाव की भट्ठी में करते हैं।
द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोगों में द्रव हीलियम का उपयोग निम्न ताप पर प्रयोग में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में करते हैं। 5 अस्पतालों में कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला गैस दिया जाता है। क्या मिला करके? हीलियम। 5 जैसे कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस में, मतलब 5वां नंबर है कि अस्पतालों में कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला देते हैं, हीलियम मिला गैस दिया जाता है। गोताखोरों के द्वारा भी अधिक गहराई में सांस के लिए हीलियम एवं ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज के टायरों में भरने में भी हम हीलियम का ही उपयोग करते हैं। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। नियान का उपयोग। नियान विसर्जन लैंपों व ट्यूबों वायुयान तथा प्रतिदिन बल्बों में भरी जाती है जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। नियान का उपयोग कहाँ पर करते हैं, ये आपको बताना है। नियान का उपयोग, तो नियान विसर्जन लैंपों व ट्यूबों तथा प्रतिदीप बल्बों में भरी जाती है, जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए, क्योंकि इसका प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है, तो नियान का प्रयोग करते हैं। ये विसर्जन लैंपों में, ट्यूबों में किया जाता है। आर्गन, इसकी खोज का श्रेय रैमजे को कहा जाता है। आर्गन जो है आर्गन, इसकी खोज का श्रेय रैमजे को है और ये जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। आर्गन का उपयोग मुख्यतया उच्च तापीय धातु कर्मिक प्रक्रियाओं, धातुओं अथवा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने तथा बिजली के बल्ब भरने में किया जाता है। क्रिप्टॉन का प्रयोग जो है ये बिजली को बल्ब बनाने में व फोटोग्राफी में किया जाता है। इसे लेजर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। क्रिप्टॉन धातु के आर्क का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो क्रिप्टॉन का प्रयोग जो है हम कहाँ पर करते हैं ये आपको बताना है। तो क्रिप्टॉन का प्रयोग बिजली का बल्ब बनाने में, फोटोग्राफी में किया जाता है। इसे लेजर बनाने में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। जेनॉन, यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। कौन? जेनॉन। ये सर्वाधिक अक्रिय गैसें हैं। इसे हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं जेनॉन को। ये जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन है? जल में घुलनशील जेनॉन है। जेनॉन। रेडॉन, आर्यन से निरूपित करते हैं। रेडॉन को छोड़ करके अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। मतलब कि रेडॉन नहीं पाया जाता, लेकिन सभी अक्रिय गैसें हैं जो वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती हैं। ये रेडियो सक्रिय तत्व है और इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो रेडॉन का प्रयोग ये रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग जो हम रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में करते हैं। धातु, अधातु तथा उनके यौगिकों का उपयोग क्या है? धातु, अधातु तथा उनके यौगिकों के उपयोग के बारे में जानना है। तो इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि इसे थोड़ा लंबा है, तो लंबा नहीं बट ये है कि एक ही पेपर में, मतलब एक ही क्लास में सारा इकट्ठा हो जाएगा। धातु, अधातु तथा उनके यौगिकों का उपयोग। तो चलिए मिलते हैं हम किसी
नेक्स्ट क्लास में। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लें। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।